नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास की श्रृंखला का अगला भाग और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह जो आपकी श्रृंखला चल रही है। शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, आपके पास 2 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कल्कि। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये कृत कौन सा आ गया नया, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि सतयुग जो है उसी को क्या कहता है, कृत। ठीक है, तो याद रखिएगा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल्कि के विषय में क्या हो रही है, यहाँ पर बातचीत हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में श प्रधान था। ठीक है, तो वह प्रधान था आपका आजीवक, मत मयूर, नैमत, ईशान शिव गुरु देव पद्धति। ठीक है, थोड़ा कठिन प्रश्न है, ये आपका सिविल में आया हुआ प्रश्न है, तो बस एक बार आप इसको जान लीजिए। इसका सही उत्तर होगा आपका मत मयूर। हाँ, आपके आरओ लोअर तक के एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन में आने के कम चांसेस है, लेकिन अगर बड़ा एग्जाम आप कोई दे रहे हैं तो वहां पे इसके आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगला है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ठीक है, तो पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त किसी का नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसको आप देख के जाइएगा। नयनार कौन थे। ठीक है ना, तो ये एक तरह से क्या थे, शिव के उपासक थे, तो और शैव धर्मानुयायी थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अलावर संत नहीं था। ठीक है, तो जो अलावर संत नहीं थे वो थे तिरुज्ञान। ठीक है ना, ये अलावर संत नहीं थे। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका गुप्त लोगों का देन क्या था, इसमें अधिक था। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों मैंने बड़ा कर दिया है, अब आप बताइए कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे आपके श्री कृष्ण। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। महाभारत, छंगोपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। तो दोस्तों इसका सही जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका छंगो उपनिषद। ठीक है, अगला है आपका वासुदेव। अगला प्रश्न है, वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो इनकी पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी भागवतों ने। ठीक है ना, अगला है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो हल तो आपको पता ही है कि बलराम, ठीक है ना, जी को दिया गया है। अगला है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या। ठीक है, तो वहां पर 9 क्या होते हैं भक्ति के रूपों के बारे में बताया गया है। ठीक है, नवधा भक्ति, जिसको आप कहते हैं नवधा भक्ति। अगला है, हेलियोडोरस का बेशर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। ठीक है, तो दोस्तों यह संबंधित है केवल वासुदेव से। तो यहाँ पर जो है आपको जरूर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जब अभिलेखों की बात करें तो वो प्रश्न क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले प्रश्न में आपको कहीं ऐसा ना हो कि घुमा करके बेशर अभिलेख के बारे में पूछे। चलिए देखते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य हैं समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेशर नगर अभिलेख, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और महरौली स्तंभ अभिलेख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका हेलियोडोरस का बेशर नगर अभिलेख। ठीक है ना, अगला है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। ठीक है, तो उसका अभिलेखीय साक्ष्य है
देखते हैं विकल्प आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से, लक्ष्मी बलश्री का नासिक अभिलेख से, बेसर नगर का गरुड़ स्तंभ से, धनदेव का अयोध्या अभिलेख से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका बेसर नगर का गरुड़ स्तंभ से। बेसर नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ठीक है, अब लगातार इससे प्रश्न आए तो इसका मतलब जरूर इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। तो यह थे आपके तक्षशिला के। ठीक है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो वह अवतार है आपके वराह अवतार। ठीक है ना। अगला है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदिक लक्षण है? पहला है ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो दोस्तों जो विभेदिक लक्षण है वो है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ठीक है, तो यह है आपका भगवत गीता। ठीक है ना। भगवत गीता ही क्या करता है, ज्ञान, कर्म और भक्ति को क्या रखता है, एक समान रूप से देता है। अधोलिखित में से कौन सा गीता की प्रमुख शिक्षा है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग या अस्पर्श योग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका निष्काम कर्म योग, मतलब कर्म करे जा, फल की प्रतीक्षा मत कर। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। ठीक है, तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा इसका भागवत। ठीक है ना। अगला है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वह है आपकी नैमिषारण्य। ठीक है ना, बहुत फेमस जगह है, आज भी वर्तमान में यहाँ पे प्रवचन चलते रहते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? बहुत ही फेमस ये रथ यात्रा है और यह निकाली जाती है आपकी, जल्दी बताइए आप लोग, भगवान जगन्नाथ के लक्ष्य में। ठीक है ना। ये पुरी कहाँ पे है? ये सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और वहाँ भगवान जगन्नाथ और बलराम और सुभद्रा, ठीक है ना, उनके सम्मान में क्या की जाती है, एक तरह से रथ यात्रा निकाली जाती है। तो उसमें आपका तीनों लोग सम्मिलित रहते हैं, बलराम जी भी रहते हैं, सुभद्रा भी रहती हैं और कृष्ण भी रहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। नासिक में कुंभ मेला निम्न में किस एक नदी के तट पर लगाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह लगाया जाता है आपका गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, और यह कितने वर्षों के अंतराल पर लगाया जाता है? 12 वर्षों के अंतराल पर लगाया जाता है। ठीक है ना। अगला है, अब यह सूची वाला प्रश्न है और देखते हैं कौन किस धर्म से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। पहला, इस्लाम मदीना, ईसाई वेटिकन, हिंदू वाराणसी, जैन पावापुरी। ठीक है, अगर इस आधार पर हम देखें तो ऑप्शन सी इसका विकल्प क्या होगा, सही होगा। ठीक है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? चांदी के सिक्के थे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। और चांदी के सिक्के के साथ साथ ही इन्हें आहत सिक्के भी क्या कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, इन्हें आहत सिक्के, ठीक है, सिक्के भी कहा जाता है। ओके, और कहीं कहीं किताबों में पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। और क्या किया जाता है, चांदी के ऊपर ठप्पा या निशान लगा करके इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अब ये राजधानी से संबंधित प्रश्न है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो महाजनपद पढ़ा था तो मैंने आपसे बोला था कि 16 महाजनपद से संबंधित राजधानियों को आप जरूर देखिएगा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मौर्य वंश तक
लगातार चलता रहेगा और उनसे संबंधित प्रश्न आपके आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प आपके इस सूची में क्या होगा, सम्मिलित होगा। तो शुरू करते हैं। अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र, मत्स्य विराटनगर, वश्य कौशाम्बी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका कौशल। अहिछत्र जो है ये गलत है। जहाँ तक कौशल जो महाजनपद थी उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती उसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, और जो अहिछत्र की बात कह रहा है यह उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल दो तरह की राजधानियां थी। तो उत्तरी पंचाल जो थी उसकी राजधानी अहिछत्र थी और जो दक्षिणी पंचाल थी उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस अहिछत्र उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है प्रघोत, उदयन, प्रसेनजित, अजातशत्रु। चलिए देखते हैं कि इसका मिलान कहाँ से होता है। तो मुझे तो पता है, अजातशत्रु हम पढ़ के आ रहे हैं कि भैया पहले का मगध होगा। ठीक है ना, तो यह ऑप्शन और यह ऑप्शन तो अपने आप हट गए। अब मेरे पास बचे दो ऑप्शन। अब चलिए एक और हम लोग मिलाते हैं। तो उदयन, उदयन जी का क्या था, हम लोगों ने पहले प्रश्न में पढ़ा था, वत्स पढ़ा था। तो और प्रघोत का पढ़ा था हमने अवंती और प्रसेनजित का पढ़ा था कौशल। ठीक है, तो उस आधार पर हमारा सूची में ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दो ही ऑप्शन में हमको चुनाव करना था क्योंकि दो ऑप्शन तो हमारा तुरंत ही हट गया था। अगला प्रश्न है, चंद्र प्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। ठीक है ना, अब उनसे खोल करके प्रश्न पूछा तो आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि वो कहाँ के थे, अवंती के राजा थे। अगला है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। ये प्रश्न पहले भी आपकी चर्चा में रहा है और वह है आपका कलिंग। ठीक है, अब यहाँ कलिंग के बारे में चर्चा है तो जरूर यहाँ पर याद रखिएगा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, वहाँ से क्या था कि नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय के बारे में क्या होती है, जानकारी हमको मिलती है और वहीं से कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया गया, इसके संदर्भ में भी ज्ञात होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अवंतिका। ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए। अब जाके आप लोग मैप में देखिएगा कि यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ठीक है, तो यह प्रश्न जब पूछा भी गया था तो उस समय यह प्रश्न भी विवादित अवस्था में था क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मध्यमिका और विराटनगर दोनों विकल्प क्या होंगे, सही होंगे। तो उस हिसाब से यहाँ एक नया विकल्प होना चाहिए, ए एंड सी। ठीक है ना, तो वही विकल्प क्या होगा, सही होगा। क्यों ये ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यह दोनों जो है आपके राजस्थान में है, यहाँ पर क्या होता है कि भी आपका महाभारत और महाभाष्य के बारे में क्या होती है, उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त होती है। और जो विराट नगर है यहाँ पर जो पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। ठीक है ना, एक वर्ष का जो अज्ञातवास था उनके बारे में, और एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था विराट का युद्ध। ठीक है ना, उसमें अर्जुन ने सभी लोगों को एक साथ क्या कर दिया था, पूरी सेना को हराया था। अगला है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को क्या किया, सर्वप्रथम राजधानी। लेकिन अगर यह पूछेगा पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था तो उत्तर आपका हो जाएगा उदयन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर से उधर करेगा, आपका विकल्प चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा, ठीक है ना, किससे संबंधित है। तो अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ये किससे संबंधित है। तो यह एक प्रेम कहानी है जिसमें एक राजा रहते हैं, उनका नाम रहता है प्रभ, जिसकी कई बार हम लोग अभी चर्चा किए। उनकी एक पुत्री रहती है, उसका और नरेश उदयन के प्रेम संबंध से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो
तो यह कहाँ से संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ठीक है ना। अब गणतंत्रात्मक हम लोग ने पढ़ा था प्रश्न लिच्छवी, लेकिन यहाँ विकल्प में तो लिच्छवी दिया नहीं है, तो अब यहाँ विकल्प क्या हो जाएगा आपका? बदल जाएगा। और जब विकल्प बदलेगा तो ऑप्शंस भी क्या हो जाएंगे? अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वैशाली। ठीक है। अगला है आपका जोड़ा मिलान करना है, और देखिए इसमें कुछ आपके जैन से हैं, कुछ मौर्य से हैं, कुछ बुद्ध से हैं। चलिए मिलान करते हैं कि इसमें कौन सा उपयुक्त जोड़ी है। तो पार्श्वनाथ होगा नहीं, स्कंदगुप्त गुप्त से होगा, केवल यही क्या होगा? चेटक लिच्छवी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। चलिए भाई, हम भी मानते हैं अंगुत्तर निकाय में और जगह मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो चलिए एक नया प्रश्न है कि पाणिनि के अनुसार किस में है। तो पाणिनि क्या करते हैं, इसको आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। मगध, अश्मक, कंबोज, इन तीनों में क्या होता है? इससे संबंधित चीजों क्या होती है? अष्टाध्यायी में दी गई है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिली है? ठीक है। तो यह मिली थी अंगुत्तर निकाय, ये तो हमको एकदम पता है। तो दो किसमें है? तो दोस्तों दो आपका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। तो इसका मतलब दो तो एकदम कॉमन आंसर हो गया। ठीक है। तो इतना तो पक्का हो गया कि दो तो होना ही होना है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में 16 महाजन से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है, तो ए तो एकदम गलत हो गया। तो यह भी विकल्प गलत हो गया और यह भी विकल्प गलत हो गया। और भगवती सूत्र, उसमें भी ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो क्या बचा? एक आपका दीघ निकाय बचा। तो ऑप्शन भगवती सूत्र और दीघ निकाय से संबंधित, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ए सही होगा। दीघ निकाय भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? भगवती सूत्र होगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये ही सही होगा। ठीक है ना, भगवती सूत्र होगा। जी हाँ। अगला देखते हैं, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। चलिए अभी हम लोग इसके बारे में सुने ही थे और वो प्रश्न आ भी गया है। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पे है? आपके अहिछत्र है। ठीक है। और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्य है। ठीक, ध्यान रहेगा आप लोगों को। अगला है, 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा थी आपकी सूरसेन की राजधानी थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा आपकी थी अंग प्रदेश की। ठीक है। अगला देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। अब देखते हैं कहाँ की? पांचाल, कुरु, चेदी, अवंती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका चेदी वंश की। देखिए 16 महाजनपद की राजधानी जरूर पढ़ के जाइएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, अगर यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर ने बनाने का सोच लिया तो पक्का है कि राजधानी से प्रश्न बनना ही बनना है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप रट के जाइए, लेकिन एक बार जरूर देख के जाइएगा कि ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। अब चलिए बताइए गोदावरी नदी पे, और वो था, ठीक है, ऑप्शन नंबर अवंती नहीं था, वस भी नहीं था, कंबोज भी नहीं था। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पर? और वो है राजस्थान में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप रखिएगा। मगध की राजधानी कौन थी? ठीक है। तो मगध की राजधानी कौन थी? गृह, ब्रज या राजगृह को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ठीक है। तो गिरिब्रज तो रहा ही, राजगृह भी रहा। ठीक है। और आपका पाटलिपुत्र भी रहा। ठीक है। कौशाम्बी जो था वो इसकी राजधानी नहीं था। ठीक है। तो जी हाँ,
इसमें मगध राज के, हाँ कौशाम्बी नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर वत्स का शासन था। ठीक, अगला देखते हैं, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अर्धचंद्राकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अजात शत्रु के वंश का नाम बताइए। तो अजात शत्रु के वंश का नाम है आपका हर्यक वंश। ठीक है, हम किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? देखिए प्रश्न वही है लेकिन उसका भाव क्या है, पढ़ने का तरीका और प्रश्न का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, लेकिन है प्रश्न अजात शत्रु से ही संबंधित। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अजात शत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? और दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका शिशुनाग के शासनकाल में क्या हुआ था, इसका विस्तार हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मगध का कौन सा सम्राट अरोप परशुराम, ठीक है ना, अरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नया नाम है, मैंने भी इसको पहली बार देखा, नाम सुना था पढ़ने के दौरान जब, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि ये किसे कहा जाता है, लेकिन बाद में जब मैंने अपने सर से पूछा तो सर ने बताया कि ये महापद्म नंद जी का ही नाम है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो यह किया था शासन आपका, जल्दी बताइए, मौर्य वंश ने। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य वंश वही। अगला है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण। ठीक है, हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, मैंने कहा था कि ध्यान रखिएगा कि इसके अभिलेख से भी प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, और यह प्रश्न है आपका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिए फिर से मिलान वाला प्रश्न आ गया है और यहाँ कालक्रम को क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला क्या आया, हर्यक वंश। ठीक है, दूसरा आया आपका नंद वंश, फिर मौर्य वंश और फिर शुंग वंश। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 4 1 3 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये आपका कथन कारण वाले प्रश्नों में है। आजकल इस तरह के प्रश्नों का पैटर्न खूब एग्जामिनेशन में भरपूर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाकई में आपकी बौद्धिक परीक्षा का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, चाहे वो छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो। धीरे धीरे वन लाइनर क्वेश्चंस अब एग्जामिनेशन से क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो गया था। अब देखते हैं कि इसमें सही विकल्प क्या हो सकता है। तो पढ़ने से तो दोनों विकल्प क्या लग रहे हैं, आपके सही लग रहे हैं, क्योंकि जो था 6ठी शताब्दी का समय वो उथल पुथल का काल था ही। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, ढेर सारी सभ्यताओं का जन्म भी हुआ था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। यह था आपका बिंबिसार से संबंधित। ठीक है, और इन्होंने, अब ये पूछेगा आपसे प्रश्न कि इन्होंने किसके पास भेजा था, तो एक नरेश थे, उनका नाम था चंड प्रघोत। इन्हीं को क्या हुआ था, जब ये बीमार हुए थे उनकी चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस नाम को भी। कल्पी या काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका यमुना। यमुना नदी के तट पर क्या है, स्थित है। यमुना नदी में क्या, उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है जालौन। ठीक है ना, और वहीं पर ये क्या है, स्थान स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानियां। देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य चलिए मिलाते हैं। कुरु होगा आपका इंद्रप्रस्थ से संबंधित। ठीक है, फिर आपका पांचाल, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल तो ऐसा दिया नहीं है, पांचाल मतलब अहिछत्र। फिर है कौशल मतलब होगा साकेत, और वश मतलब होगा कौशाम्बी। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा बी विकल्प क्या होगा, ज्यादा उपयुक्त प्रतीत हो रहा है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? ठीक है, तो श्रेणी व्यवस्था क्या था? एक तरह से भारत में एक शिल्प व्यवसाय करने वालों का एक क्या है, समूह था। और यह जो समूह था ना, वो वैदिक काल से ही उद्योग धंधों में क्या करते थे, लगे हुए थे। वस्तुओं का संचालन करना, वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में देखना, कीमत निर्धारण करना, ये सब चीज़ों के बारे में क्या करते थे, वो चर्चा करते थे। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प गलत है। श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी, तो दोस्तों ये विकल्प सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, हाँ ये भी विकल्प सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी, हाँ यह भी विकल्प क्या है, सही है। श्रेणी अवस्था मात्र उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, ये विकल्प गलत होगा, क्योंकि ये मात्र उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण भारत में भी क्या थी, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वहीं से इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने क्या किया है, पुटअप किया है, और बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आज की हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। एक वीडियो और लगेगा जिसमें हम लोग धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ विषय वस्तुओं को देखेंगे, जिसके अंतर्गत महाजनपद, बुद्ध, जैन, जो छोटी छोटी चीज़ें और इधर उधर जो बिखरी हुई हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर ये अपना हम लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और हम लोग फिर क्या करेंगे, मौर्य वंश में क्या करेंगे, एंट्री कर जाएंगे। थोड़ा स्लो चल रही है वीडियो की स्पीड, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य भी नहीं सही था, और लैपटॉप में प्रॉब्लम आने की वजह से, नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आने की वजह से सारी व्यवस्थाएं थोड़ी सी शिथिल हो गई। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन से पहले आपके कोर्स को क्या कर दिया जाए, जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।